हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इससे पहले हमने यूरोपीय संघ के बारे में बात की थी, जो पहले का जो वीडियो है उसमें। आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। दरअसल विध्वंस और जो पुनर्निर्माण है वो मानव जीवन के साथ जुड़ा है। पहले गुस्से में, प्रतिशोध में या जो क्षणिक आवेश हैं उनमें आकर व्यक्ति कुछ नकारात्मक और गलत कदम उठा जाता है, लेकिन जब वो उस आवेश से बाहर आता है तब वो फिर पुनर्निर्माण में जुट जाता है। यही बात मानव के व्यवहार के बारे में भी है। और चूँकि दुनिया की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन हैं, उन सब में बैठा कोई ना कोई मनुष्य ही है। तो यूएनओ जब अस्तित्व में आया तो उससे पहले दुनिया ने विध्वंस देखा, और वो विध्वंस था द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच भयानक युद्ध हुआ। और आज 7 अगस्त है, और 5 या 6 अगस्त या 9 अगस्त, इसी अगस्त माह के पहले सप्ताह में ही 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए थे। जापान के जो 2 बड़े शहर थे। उस समय दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी दोनों देशों में कि अगर हम मिला के बात करें तो 80 लाख लोग हैं वो हिरोशिमा में मारे गए थे उस अणु बम के हमले में, और 75 या 76 लाख जो लोग हैं वो नागासाकी में मारे गए थे। 1.5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और इनसे कई गुना ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और सदियों तक उन्होंने, आज उस घटना को एक लंबा वक्त हो गया है, आधी सदी से ज़्यादा वक्त चला गया है। अभी भी अणु बम के जो नकारात्मक असर हैं उनको जापान का समाज झेल रहा है। उसके अलावा अलग अलग देशों में हिटलर की सेनाओं का या मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जो तांडव और अत्याचार किए, आपस में जो हुआ हिंसा, मारकाट, जान माल का नुकसान, वो तो एक अलग ही बात है। लेकिन हम एक अकेले देश में हुए नुकसान की बात कर रहे हैं। तो यह जब हुआ तो दुनिया को लगा कि बस बहुत हो गया, कि लोग 1 मिनट में 2 शहर भाप बन गए। तो उसके बाद फिर बात हुई कि भाई अब दुनिया में पुनर्निर्माण पर बल दिया जाए, और इसके लिए फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की बात हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन के जो प्रयास हुए तो उससे पहले जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन होना था 1945 में, तो इस सम्मेलन में जो दुनिया के पावरफुल देश थे, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब देशों ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया। और इसी सम्मेलन का उद्देश्य था कि दुनिया में एक अब शांति के जो रास्ते हैं उनको तलाशे जाने हैं। उनके लिए फिर ये बात आई कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम उस समय के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने दिया था।
तो कुल मिला के 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का इसके निर्माण में बड़ा योगदान था। तो 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अस्तित्व में आया और इस चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। चार्टर का मतलब यहाँ संविधान से है। तो और शुरुआत में 51 देशों ने यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ये यूएनओ के मौलिक सदस्य कहलाते हैं। आज जब हम 2020 में यूएनओ पर बात कर रहे हैं तब यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं। दुनिया में 200 के करीब देश हैं, जिनमें कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश दुनिया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। तो ये तो बात हुई। दूसरा, भारत यूएनओ से का जो आधिकारिक सदस्य है वो 30 अक्टूबर 1945 को बना था। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि पहले यूएनओ का अस्तित्व 24 अक्टूबर को आया 1945 में और भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना। यूएनओ का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। बहुत से देशों की ये मांग भी है कि उसका जो हेडक्वार्टर एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जो किसी देश की सीमा में ना हो, यानी कि साझी संपत्ति हो, कोई समुद्र में द्वीपीय हिस्सा हो वहाँ, क्योंकि इसको लेके भी विवाद होता है कई बार। जब खास तौर पे शीत युद्ध में जब सोवियत संघ और अमेरिका का एक ध्रुवीकरण का दौर था तो उनमें सोवियत नेताओं को लगता था कि हम वहाँ क्यों जाएं। तो वो एक अलग बहस की बात है। तो अब बात आता है कि यूएनओ के कुछ उद्देश्य क्या थे। वैसे तो हमने बताया था कि भाई यूएनओ का जो बड़ा उद्देश्य है वो दुनिया में सहयोग और शांति का जो निर्माण है उसको करना है। लेकिन जो यूएनओ का जो प्रमुख उद्देश्य हैं तो शुरुआत में 4 उद्देश्य रखे गए थे, फिर 2 उद्देश्य निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बाद में जोड़ा गया। तो पहला जो उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना है। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है। और तीसरा है कि उपनिवेशवाद का जो उन्मूलन करना है और आत्मनिर्णय का जो अधिकार है उसको मजबूत करना है। आत्मनिर्णय का अधिकार का मतलब है कि किसी देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे और वो अपने देश के लिए डिसीजन मेकिंग क्या करेंगे, ये निर्णय का जो अधिकार है ये उस देश की जनता को, मतदाताओं को सौंपा जाना चाहिए। तो ये उपनिवेशवाद का उन्मूलन और आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं। और फिर दुनिया भर में जो सामाजिक आर्थिक सहयोग है, मानवीय सहयोग, उसको भी बढ़ाना यूएनओ का जो उद्देश्य रहा है। और आगे जो हमने और उद्देश्य बताए हैं कि निशस्त्रीकरण यानी कि दुनिया में जो व्यापक विनाश के हथियार हैं उनका उन्मूलन किया जाए और जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसको लागू किया जाए। ये अलग बात है कि दुनिया में ना तो अभी तक निशस्त्रीकरण का जो लक्ष्य है वो हासिल हो पाया है और ना ही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का। हाँ, इस दिशा में कुछ कदम चले हैं, वो एक अलग बात है और अच्छी बात भी है। तो ये यूएनओ के कुछ उद्देश्य थे। इसके अलावा यूएनओ के कुछ सिद्धांत भी हैं। सिद्धांत का मतलब होता है कि यूएनओ दुनिया भर में जो अपनी गतिविधियों का संचालन करता है या अपने व्यवहार करता है, बिहेव करता है, तो उसमें कुछ सिद्धांत का पालन करता है, कुछ थेरीज को वो लेकर चलता है। तो वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले यूएनओ दुनिया के सभी राष्ट्रों को बराबर मानता है। उसकी नज़र में हर राष्ट्र की हैसियत बराबर है, चाहे वो अफ्रीका का कोई छोटा सा राष्ट्र हो जिसका बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, जो दुनिया में कोई बहुत बड़ी जगह भले ही ना रखता हो, लेकिन यूएनओ की नज़र में उसकी हैसियत उतनी ही है जितनी दुनिया के जो बेहद विकसित और संपन्नशाली देश हैं उनकी है। तो ये यूएनओ का एक सिद्धांत है।
जिसकी वो पालना करता है। और यूएनओ का एक सिद्धांत ये भी है कि वो सभी सदस्य देशों से अपेक्षा करता है कि वो चार्टर के दिए गए नियमों का पालन करें। ये उसका एक उद्देश्य है। दूसरा है कि उसका एक सिद्धांत है कि सदस्य राष्ट्रों के मध्य जो भी झगड़े होते हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करें। तो ये कुछ इसके सिद्धांत हैं। बेसिक रूप से आपके पास किताबों में भी आपको ये उपलब्ध रहेंगे और उनको आप थोड़ा और देखेंगे। अब बात कर रहे हैं कि भाई यूएनओ की सदस्यता कैसे मिलती है किसी भी देश को। कोई भी देश यूएनओ का सदस्य बनता है तो कैसे बनता है। तो यूएनओ की सदस्यता के लिए सबसे पहले तो उस राष्ट्र को यूएनओ में सदस्यता के लिए अपना आवेदन करना होता है। फिर उससे सदस्यता संबंधी प्रस्ताव को महासभा की मीटिंग में रखा जाता है, क्योंकि महासभा की जो मीटिंग है वो हर वर्ष में एक बार होती है और सितंबर माह में होती है। और महासभा का अपना एक अध्यक्ष होता है जो उस बैठक की जो कार्रवाई को संचालित करता है। तो महासभा में किसी भी सदस्य को यूएनओ से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव पर व्यापक बहस होती है। और अगर यूएनओ की जो महासभा जो अंग है वो 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है और साथ में सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्य और जिनमें 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं, वो अगर उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो वो सदस्य यूएनओ का सदस्य बन जाता है। यूएनओ के जो अंग हैं उन पर बात कर रहे हैं। पहला अंग है महासभा। तो महासभा को जो दुनिया की संसद कहा जाता है, इनकी भूमिका एक व्यवस्थापिका टाइप की है कि दुनिया में जो महासभा के जितने भी सदस्य यूएनओ के सदस्य हैं वो सब महासभा के सदस्य होते हैं। तो और अंगों में भले ही उनको हर समय प्रतिनिधित्व ना मिल रहा हो, लेकिन महासभा में उन्हें प्रतिनिधित्व बराबर मिलता है। तो महासभा का काम है जो भी कोई दुनिया में ज़रूरी प्रस्ताव है उसको पारित करना है और सदस्य देशों के हस्ताक्षर कराना है। तो कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, जैसे रंगभेद के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है, तो उस समय जो सदस्य देश हैं उस पर हस्ताक्षर करते हैं और उनकी ये प्रतिबद्धता हो जाती है उन सदस्य देशों की कि वो अपने यहाँ इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए जो भी सप्लीमेंट्री एक्शन जो उन्हें लेना है, एफर्ट उन्हें करना है अपने देश में जाके, वो करेंगे। हालांकि यूएनओ के पास किसी भी प्रस्ताव को लागू कराने की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक बंधन होते हैं और आप विश्व समुदाय के सामने अगर कोई वादा करते हैं तो फिर आप उसको अमल में लाने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि ये दौर वैश्वीकरण का है और आप जो कर रहे हैं वो केवल आप तक सीमित नहीं रहता, दुनिया भर की नज़र उस पर रहती है। तो यूएनओ की ये महासभा का जो रोल होता है, बजट पास करना है, किसी सदस्य को जोड़ना है, निष्कासित करना है या कोई प्रस्ताव पारित करना है, तो वो सब महासभा करती है। फिर इसमें एक है सुरक्षा परिषद जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें जो जो 5 देश हैं, जो पावरफुल 5 देश हैं, जो रसिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये वीटो प्राप्त सदस्य हैं। ये किसी भी प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में कोई आता है और उसमें इन 5 में से एक भी सदस्य अगर उससे असहमति जता देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। 10 सदस्य अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए आते हैं, जिनका चुनाव महासभा करती है और ये बदलते रहते हैं। भारत 7 बार सुरक्षा परिषद में का अस्थायी सदस्य रह चुका है। स्थायी सदस्यता के लिए भारत लंबे अरसे से दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक उस दिशा में हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन सदस्यता भी मिल नहीं पाई है। तो ये महासभा सुरक्षा परिषद की बात है। अच्छा, सुरक्षा परिषद की भूमिका एक पुलिस मैन की भूमिका है। ये दुनिया के अंदर कुछ बाध्यकारी शक्तियाँ भी रखता है, आक्रामक राष्ट्र के व्यवहार को रोकने से संबंधित।
अब अगला अंग आता है न्यास परिषद। तो जो न्यास परिषद है वो एक तरह से एक ऐसा अंग बनाया गया था जब 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी, कि इसका काम था कि दुनिया में कुछ ऐसे राष्ट्र भी आज़ाद हुए थे जिनमें जो राजनीतिक कुशलता नहीं थी और न ही वहाँ कोई ऐसी राजनीतिक संस्कृति या लीडरशिप विकसित हुई थी जो उपनिवेशवाद के उन्मूलन के बाद वहाँ की व्यवस्था को संभाल पाती। इसलिए इस दौर में ये कहा गया कि जो भी दुनिया के समृद्ध देश हैं, ख़ासतौर पर राजनीतिक रूप से जो काफ़ी विकसित देश हैं, वो देश इन छोटे देशों को एक तरह से गोद ले लेंगे, यानी कि इनकी डेवलपमेंट में ख़ासतौर पर राजनीतिक विकास में मदद करेंगे। जब इन देशों के अंदर वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो इतनी मजबूत हो जाए कि अपने देश को अपने स्तर पर संभाल लें, तब उन्हें छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो 12-15 देश ऐसे थे, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, जिनको बनाया गया। 1994 में एक छोटा सा देश है पलाऊ, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास उसका लोकेशन है। तो अमेरिका, उसमें न्यास परिषद ने अमेरिका को उसे सौंपा था। तो 1994 में वो मुक्त हो गया था और उसने अपने स्तर पर अपनी व्यवस्था को संभाल लिया था। उसके बाद फिर अब न्यास परिषद की जो कोई काम अब नहीं रह गया है। तो इनके 6 अंगों में एक ऐसा अंग है जिसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उस समय बनाया था, तो यूँ तो अंग के रूप में हम आज भी उसको मानते हैं। न्यास परिषद के बाद आता है सचिवालय। सचिवालय का जो हेड होता है वो वैसे तो यूएनओ का ही प्रमुख माना जाता है, एक तरह से महासचिव, जो वर्तमान में जो एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल के विदेश मंत्री हुआ करते थे, तो वो अब यूएनओ के महासचिव हैं। महासचिव के अधीन एक पूरा सचिवालय होता है जो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी है। अलग अलग जो यूएनओ के अंगों में जो काम करने वाले जो लोग हैं, किस तरह से कार्य संचालन होगा, इन सब बातों पर चर्चा होती है। तो ये सचिवालय है। अब है, इसमें एक बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यू थांट है वो पहले महासचिव थे, एशिया से बने थे। उसके बाद तो बान की मून भी एशिया से ही बने हैं, जापान से रहे हैं वो। और जो पहले ट्रिगविले जो थे महासचिव बने हैं वो पहले थे। उसके बाद एक महासचिव रहे हैं डग हैमरशोल्ड, जो काफ़ी अच्छे महासचिवों में गिने जाते हैं, और इनकी विमान दुर्घटना में मौत हुई थी। और इनके नाम से वीरता का पदक भी मिलता है, जो यूएन शांति सेना में शहीद होने वाले वीरों को, जैसे हैमरशोल्ड पदक कहते हैं, उन्हीं के नाम पर। तो वो दुनिया में एक अच्छे जो राजनीतिक और स्टेट्समैन के रूप में उनकी गिनती होती है। तो ये तो सचिवालय पर बात है। अब है सामाजिक आर्थिक परिषद। तो सामाजिक आर्थिक परिषद में 54 सदस्य हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल है। 18 सदस्य हैं, वो 3 वर्ष बाद सुरक्षा परिषद से हट जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य शामिल होते हैं। तो ये सदस्यों को शामिल करने हटाने की पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो सचिवालय उसमें महासभा के स्तर पर होती है। जहाँ तक सामाजिक आर्थिक परिषद का काम क्या है, तो इसके नाम से ही परिचित है कि ये दुनिया में जो सामाजिक और आर्थिक जो हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाता है। दुनिया में गरीबी है, लैंगिक भेदभाव है, अशिक्षा है, पिछड़ापन है, पर्यावरणीय विकास असंतुलित है। तो बच्चों का या समाज में जो बहुत से ऐसे समूह हैं जो हाशिए पर हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, बच्चे हैं, या लैंगिकता के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर बहुत से विभेद दुनिया में कायम हैं। तो उन इस तरह के जो हाशिए पर जो लोग हैं, उनकी मदद के लिए, उत्थान के लिए जो सामाजिक आर्थिक परिषद काम करती है, इसके अपने अभिकरण भी हैं, जैसे शरणार्थी उच्च आयोग है, विश्व जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग है, और भी जो एजेंसी हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ हैं, ये भी इसकी मदद करती हैं इस संघ की।
ऐसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम है UNDP, तो ये इसकी एजेंसी हैं जिनके ज़रिए ये जो संगठन अंग है ये अपने उद्देश्यों को दुनिया भर में पूरा करता है, करने की कोशिश करता है। तो ये काम आर्थिक सामाजिक परिषद का है। फिर अंत में जो इसका अंतिम जो 6 नंबर का जो अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा अंग है जो UNO का अंग तो है, लेकिन वो अमेरिका या न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, अपितु वो यूरोप का एक देश है, नीदरलैंड, उसकी राजधानी हेग वहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 2 तरह के काम होते हैं। एक काम तो राष्ट्रों के मध्य जो आपसी विवाद हैं उनका निपटारा करना है, लेकिन वो उन्हीं मामलों को सुनता है जब 2 राष्ट्र उसे लेकर जाते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी मामले की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने की है और उस पर कोई डिसीजन दिया है तो कई बार सदस्य राष्ट्र उस डिसीजन को मानते भी नहीं। अभी वियतनाम दक्षिण चीन सागर पर चीन के आधिपत्य के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया, वहाँ सुनवाई हुई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया कि दक्षिण चीन सागर पर जो चाइना है उसका जो आधिपत्य है वो गलत है, लेकिन चाइना ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फिर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि UNO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कोई विश्व सरकार नहीं है जो दुनिया भर के देशों के व्यवहार को नियमित करे या नियंत्रित करे। और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, समझौते हैं, उनकी व्याख्या करना। अगर उनकी व्याख्या से लेके इंटरप्रिटेशन से लेकर कोई सवाल उठता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है उसका समाधान, उसकी व्याख्या करता है। ये उसका जो अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो काम है। ठीक है, अगले वीडियो में हम UNO के ही बारे में बात करेंगे और आगे का जो हिस्सा है उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।